कराली में इतना बड़ा जलसा इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला और मुझे भी इतनी तवक्को नहीं थी कि कराली में बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों में इतनी सियासी बेदारी है। हालांकि मैं कभी कभी अपने दिल में ये सोचता था कि मंजाकोट अमूमी तौर पर मंजाकोट के नौजवानों में वो सियासी बेदारी कब आएगी जो कश्मीर के नौजवानों में मैंने देखी, या दीगर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं अलीगढ़ में जब पढ़ता था तो मैं देखता था कि भाई मेरे इलाके के नौजवानों में ये सियासी सूझबूझ कब आएगी, वो कब इसको महसूस करेंगे कि हम लोगों ने सिर्फ एक बार 5 साल में वोट देकर अपना लीडर चुन के फिर उसके पास जाने की जरूरत नहीं महसूस करते हम लोग। और हम लोग ये भी नहीं कभी समझते, सबसे अहम चीज जो है कि हमारी जो मेरे जो बैच की पीढ़ी थी, यानी जो मेरे हम उम्र लोग थे, उनको इस चीज का एहसास नहीं था कि हमने जो लीडर चुना है उसके बाद हमने उससे हिसाब भी पूछना है कि वोट तो लिया, हमारा क्या क्या आपने किया, हमारी कितनी तामीर और तरक्की की। क्या सिर्फ वो आकर नारा मार के कभी पहाड़ी खतरे में, कभी गुजर खतरे में, कभी डुमाल खतरे में, कभी जराल खतरे में, कभी धक्याल खतरे में, कभी सैयद, कभी कश्मीरी खतरे में, यही नारा लगाकर वोट लेकर 5 साल जाकर जम्मू में एसी रूम में सो जाते थे और फिर लोगों को नहीं देखते थे। तो मैं कभी कभी अपने दिल में ये सोचा करता था कि कभी ये कौम हमारी, कभी ये नौजवान बेदार होगा कि वोट देने के बाद अपने लीडर से हिसाब मांगेगा कि मैंने इतना वोट दिया आपको, आपने मेरे इलाके की क्या तामीर और तरक्की की। आज मुझे खुशी हुई, खुशी इस बात की हुई है कि मेरा इलाके का नौजवान बेदार हुआ है, जागा है उस नींद। उसको महसूस हुआ है कि ये सिर्फ एक जज के साथ ज्यादती नहीं, ये पूरे थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी के साथ ज्यादती है। और खुदा जानता है जिस दिन पहले रोज थन्ना मंडी के नौजवानों ने मुझे रिसीव किया, उनका जोशो खरोश देखकर मुझे रश्क होता था कि काश मंजाकोट का नौजवान भी बेदार हो जाए सियासी तौर पर। काश उसको ये भी पता चल जाए कि मेरे वोट की कीमत क्या है और लीडर की कीमत क्या है। लीडर आपके सिवाय कुछ नहीं, जब तक कि आप उसको ताकत नहीं देते हैं। लीडर की ताकत आवाम के साथ है। मैं तनहा कुछ नहीं, मैं एक बेहतरीन वकील हो सकता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में नाम कमा सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, मैं लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। अगर आप चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके हक के लिए लड़ूं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं असेंबली में आपकी आवाज बन के बोलूं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपकी रियासत की वापसी के लिए जंग लड़ूं, अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं अदालत में भी आपके लिए लड़ूं, तो मुझे आपके साथ की जरूरत है। बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों की जरूरत है। ये जंग 25 को ही खत्म होने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का नौजवान 25 के बाद भी मेरे साथ इसी तरह खड़ा रहेगा, ताकि मैं ये जंग, जो रियासत की वापसी की जंग, हमारे स्पेशल स्टेटस की जंग, हमारी जो नौकरियों को खोल दिया गया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग, हमारी जो जमीनों को अब नीलाम किया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। जम्मू में आपने देखा होगा फ्लैट बनाए गए, और फ्लैट किनको दिए गए? जो बिहार के और यूपी के यहाँ लोग काम करते हैं उनके लिए एक एक रूम बना के उनको दिया गया। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कोई गरीब रहा ही नहीं। अब बाहर से गरीबों को लाकर उनकी हालत को बेहतर करना है। मैंने उस वक्त भी बहुत एहतजाज किया, आपने शायद सुना होगा कि मैंने जम्मू में उसके लिए मीडिया में एहतजाज किया कि ये क्या जुल्म है, हमारे लोगों को घर नहीं और तुम बाहर के लोगों को। हम जब यूपी में जाएं कोई हमको घर बना के सरकार देगी? हम इतने अमीर भी अभी नहीं, हम दबे ही नहीं है जम्मू कश्मीर कि तुम लोगों को फ्री देते जाओ और बाहर के लोगों को दे दो। अपने लोग भूखे हों और बाहर के लोगों को दे दो। इस नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज अगर उठानी है तो मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपके वोट की ताकत चाहिए।
और मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैं इंशाअल्लाह ना तो कभी बिकूंगा, ना कभी झुकूंगा, ना डरूंगा। जब तक कि आप लोग मेरे साथ हैं, मैं ये जंग लड़ूंगा। कितने साल लगते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जंग का आगाज करना है। ये सियासी जंग है कि हमारा स्पेशल स्टेटस वापस करो, हमारे बच्चों की नौकरियां वापस करो, हमारी जमीनी का तहफ़्फ़ुज़ वापस करो। हमने कौन सा कोई स्पेशल आपसे मांगा है? अपने 12 दीगर रियासतों को दी हुई है 371 में वही मुराद जो हमको दी थी। आप कॉन्स्टिट्यूशन आइन के 371 को अगर पढ़े लिखे लोग पढ़ोगे, 12 ऐसी रियासतें हैं हिंदुस्तान में जिनको तरमीम करके वही मुराद दी गई है जो जम्मू कश्मीर को दी गई थी। लेकिन इनसे आपने ये मुराद इसलिए छीन ली क्योंकि ये मुसलमान रियासत है, यहाँ मुसलमान मेजॉरिटी है। दीगर किसी रियासत से नॉर्थ ईस्ट वालों ने भी झंडा रखा है, वो फ्लैग आपने नहीं हटाया। हमारा फ्लैग आपने क्यों हटाया? हमारा आइन क्यों आपने खत्म किया? हमारी रियासत क्यों खत्म की? गैर आईनी तौर पर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम हमारी रियासत की वापसी का ऑर्डर करेगा। बदकिस्मती हमारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आंखें बंद कर ली। जब हमने ये पूछा उनसे कि ये गैर आईनी है, आइन इसकी इजाजत नहीं देता कि तुम एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दो। शायद आप लोगों को ये एहसास नहीं, पढ़े लिखे नौजवानों को पता है कि यूनियन टेरिटरी में जो कैबिनेट होती है उसके पास पावर नहीं है उतनी। हमारे चीफ मिनिस्टर को कोई उतनी पावर नहीं होगी जो एक रियासत के चीफ मिनिस्टर को है। हमारी असेंबली के पर काट दिए गए हैं यूनियन टेरिटरी में, हालांकि दीगर जो यूनियन टेरिटरी थी उसमें जमीन के रिलेटेड कानून बनाने का भी उनको इख्तियार नहीं था। हमारी यहाँ की जो क्योंकि मैं उसमें टीम में जो मैनिफेस्टो कमेटी थी उसका मैं मेंबर था, मुझे पार्टी वालों ने बुलाया, कहा कि हमको बताओ हमारे पास कौन कौन सी पावर है। जब मैंने उनको ये बताया कि हमारी असेंबली को ये पावर है कि वो जमीन के लिए भी कानून बना सकती है, तो बहुत खुश हुए। मैंने रखा, मैंने कहा आप लोग अपने मैनिफेस्टो में रखो। वो मैंने ही उनको बताया था कि मैनिफेस्टो में रखो कि जो लोग सरकारी जमीनों पर हैं या जंगलात जो आज से 400 साल 500 साल पहले गैर मुमकिन जाड़ था, वहां आज हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। हर तीसरे दिन फॉरेस्टर या गार्ड आ जाता है या पटवारी गिरदावर आ जाता है कि तुम्हारी जमीन सरकार है, तुम्हारी जमीन जंगलात है। मैंने ये मैनिफेस्टो में रखाया था कि भाई हमें कानून बनाएंगे, हम असेंबली में बिल पास करेंगे कि जिस आदमी के पास पिछले 20-30 सालों से कोई सरकारी या जंगलात की जगह है जहां जंगल कोई नहीं है, जहां से वो अपनी रोजी कमाता है, बच्चों को पालता है, उससे फीस लेके उसको हकूक मलकियत दिए जाएं, ताकि उसकी आने वाली नस्ल जो है कम से कम उसको ये तहफ़्फ़ुज़ मिले, ये तलवार उसके सर से हटे। वरना हर तीसरे दिन फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं, उसकी फसल को उखाड़ देते हैं, उसके घरों को गिरा देते हैं। मैं इंशाअल्लाह इसके लिए भी लड़ूंगा असेंबली में, अगर आप मुझे भेजेंगे कि मैं वो जमीन आपको मलकियत का हक दिलाऊं, मैं उसमें अमेंडमेंट मूव करूंगा, इंशाअल्लाह बिल पेश करूंगा अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, क्योंकि वो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में रखा था। बाकी मैं उन हालात में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता जब तक कि मैं अपनी आंख से या कान से ना सुनूं और आंख से ना देखूं कि मेरे साथ ये क्या साजिश हुई। मुझे कहा गया कि तुम जाओ इलेक्शन लड़ो, और दूसरे दिन ही उसी दिन शाम को ये फैसला किया गया कि यहाँ ये सीट कांग्रेस को दी जा रही है। हालांकि मुझे खुद पार्टी प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हार के नहीं आना, हम वहां अलायंस नहीं करेंगे। मैंने कोई उनसे अलग नहीं सीट मांगी थी, मैंने ये कहा था कि कांग्रेस भी लड़े, मुझे भी लड़ने की इजाजत दी जाए। मैंने जिस पार्टी को अपना मेरे बाप दादा से खून दिया है, मेरे वालिद साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की खिदमत की, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी पार्टी को दे दी। उन्होंने तो हमको भी नहीं देखा, पार्टी की खिदमत की खातिर अपने बच्चों को भी नहीं देख पाए। उसके बाद मैं जब जज था, एक बार नहीं 3 बार
2008 में जो इलेक्शन हुआ, मुझे कहा गया तुम नौकरी छोड़ दो। मैंने अभी नई नौकरी में 2001 में मैं जज बना था। 2008 में मुझे कहने लगे जी आप नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। 2014 में जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, मुझे बुलाया गया, मुझे कहा गया कि आप रिजाइन दे दो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन इस बार। तो क्यों नहीं लड़ोगे? मैंने कहा आपकी पोजीशन बहुत खराब है। आपको कैसे पता है? गुस्सा हो गया। मैंने कहा मैं ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। फारूक अब्दुल्ला साहब रजौरी डाक बंगलों में मुझे बुलाया, बुखारी साहब गवाह है इसके। कहा भाई आपके वालिद साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, हमें लगता है कि तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी और तुम्हें। मैंने कहा शरीफ बाप का बेटा कितना बदमाश हो सकता है? मैंने मजाक में कहा, हंसने लगे। मैंने कहा शरीफ बाप का बेटा कितना ही बदमाश होगा, मैं कितना ही बदमाश हो सकता हूँ। तो आपको बदमाश ही कोई चाहिए तो कोई और देख लो। 2014 में इसी वजह से मेरे वालिद साहब को फिर मैंडेट नहीं दिया, ये गुस्सा करके कि जज साहब ने इनकार क्यों किया। 2019 में मैं दिल्ली में था, हमारी जजेस की कॉन्फ्रेंस थी, मुझे फोन करके कहा नौकरी छोड़ो। मैंने आओ ताव नहीं देखा। मैंने ये सोचा जिस तरह हाजी खलील साहब ने कहा कि मुझे तीसरी बार इस बार पार्टी ने, पिछले 15 साल होने लगे हैं, बार बार ये कहते हैं, 10 साल तो हो गए थे 2009 में, 2014 में और 2019 में। उनके ये 10 साल हो गए मुझे बार बार कह रहे हैं शायद अल्लाह की मर्जी इसी में है, शायद अल्लाह मुझसे कोई गरीबों की खिदमत करवाना चाहता है। या रियासत जम्मू कश्मीर उस वक्त रियासत थी, आज यूनियन टेरिटरी है, शायद अल्लाह ताला मेरे लिए इस रियासत के लिए कोई काम लेना चाहता है, कोई बेहतर काम करवाना चाहता है, तभी ये बार बार कहते हैं। मुझे आज भी कोई पछतावा नहीं है जब मैं ये आप लोगों का प्यार देखता हूँ, खुलूस देखता हूँ। मैं जब दरहाल में पिछले दिनों गया, मैंने वहां के लोगों का जज्बा जब देखा, मेरे साथ थे प्रिंसिपल साहब, 2 दिन पहले हम दरहाल के एरिया में गए थे। जब मैंने उन लोगों को देखा, थाना मंडी में जब मैंने जो जज्बा लोगों में देखा, जो प्यार उन्होंने मुझे दिया, भाई मेरे साथ एक आजाद कैंडिडेट, पैसा मेरे पास नहीं, गरीब आदमी, मुझे ये भी पता नहीं आज तक कि ये गाड़ियां कौन चला रहा है, खुद ही मैं मना करता हूँ। मैं निकलता हूँ, अकेला ही निकलता हूँ, जानबे मंजिल, लोग मिलते जाते हैं और कारवां बनते जाते हैं। ये कारवां जो है, अब मैं सुबह अकेले निकलता हूँ एक गाड़ी लेके, खुद ही लोग चल रहे हैं, अल्लाह ताला चला रहा है। मुझे ये लगा कि मैंडेट ना मिलने में भी खुदा ने कोई बेहतरी रखी है। आपके पास लोग आते हैं कि ये आजाद है, इसका कोई खाता ही नहीं। अरे भाई आजाद एमएलए सबसे पावरफुल होता है, पता? इस लफ्ज की कोई कीमत ही नहीं दे सकता, आजादी की कोई कीमत मोल नहीं दे सकता। जब आप आजाद हो, आप पार्टी की बंदिश से आजाद हो, तुम्हारे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं लगता है, तुम गुलाम सिर्फ अवाम के हो। मैं किसका गुलाम हूं? अवाम का। बाकी मैं किसी पार्टी का फिर गुलाम नहीं रहा, मैं आजाद हूं। मेरे वोटर को, मेरी आवाम को, मेरे भाई को, मेरे बाप को, मेरे ताया को कोई तकलीफ होती है तो मेरे लिए कोई पार्टी का प्रोटोकॉल नहीं, मैं बोलूंगा, बेधड़क बोलूंगा, क्योंकि मैं आजाद हूं। वरना अगर अपनी गवर्नमेंट में एमएलए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल भी नहीं सकता है, तुम पर बुलडोजर भी फिर जाए तो मेरी पार्टी है, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मैं नहीं बोल सकता। इंजीनियर रशीद भी आजाद था। अरे भाई जितनी खिदमत उसने अपने इलाके में लोगों की है, शायद ही किसी पार्टी के एमएलए ने की होगी। मैं कल परसों भी सुना रहा था, एक बार उसके इलाके में, शहर में, कुपवाड़ा में, कुत्तों ने बच्चों को काट दिया। कुत्ते बहुत होते हैं वहाँ कश्मीर में, तो बच्चों को काट दिया। कुत्ते खाइए, बच्चे भी 2 जख्मी कर गए। उसने बड़ी दुहाई दी, शोर किया म्यूनसिपलिटी वालों को, भाई इन कुत्तों को यहाँ से हटाओ। अब उसने सोचा मैंने प्रोटेस्ट करना है, मेरी बात नहीं सुनी, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया है, तो मैं एहतजाज कैसे करूं? वो आजाद था, उसको कोई थोड़ी पाबंदी थी। उसने 407 का ट्रक लिया, ट्रक में कुत्ते भरे, खुद बैठा आगे ड्राइवर के साथ ले आया श्रीनगर। सेक्रेटरीट में जो पहला गेट था वो तो उन्होंने देखा कि भाई एमएलए बैठा, आके उन्होंने गेट खोला, भाई एमएलए पता नहीं क्यों आई, ट्रक में आया है, उनको क्या पता इसके पीछे उसने कुत्ते भरे।
तो जब दूसरे गेट में पहुंचा तो सिक्योरिटी वाले ने पीछे देखा, कुत्तों ने शोर किया तो उन्होंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, ये क्या हो गया। वो तोड़ के गया अंदर वाला गेट बंद करने के लिए कि भाई ये ट्रक के पीछे कोई गड़बड़ है। उसने फौरन उतरा, डाला खोला, कुत्तों को छोड़ा अंदर सेक्टर। कहा तुम बच्चों को किस लिए काटते हो, ये जो सेक्टर में कुत्ते बैठे इनको काटो जा। एहतजाज का एक नया तरीका उसने निकाला, ये इनोवेटिव मतलब इनोवेशन उसने की, नया तरीका निकाला कि भाई मेरी बात इन्होंने नहीं सुनी, मेरे बच्चों को इन कुत्तों ने काटा और मैंने म्यूनिसिपैलिटी को कहा कि इनको जंगल में जाके छोड़ो, नहीं सुना तो उसका एहतजाज किया। आजाद किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी डिसिप्लिन का मोहताज नहीं है, वो किसी की डायरेक्शन का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं आप अल्लाह ने जताया मुझे, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। देखो इस दुनिया में अल्लाह के बाद जमहूरियत में अगर ताकत है तो वो अवाम के पास है, आप लोगों के पास है। मैं तनहा कुछ नहीं, अगर जताया आपने, मैं आप लोगों को फिर बुला के तीनों खित्ता के लोगों को, थाना मंडी, तरहाल और मंजाकोट वालों को बुला के पूछूंगा कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। मासवाई बीजेपी, जिस पार्टी में आप कहोगे मैं उसमें भी जाने के लिए तैयार हूं। जीतने के बाद अगर आप कहोगे आजाद रहना है, मैं आजाद रहने के लिए भी तैयार हूं। मुझे मेरा मकसद आपकी खिदमत करना है, मुझे ओहदे की जरूरत नहीं। मैंने 17 साल ओहदा भी देख लिया। मुझे दौलत का ना शौक पहले कभी रहा ना अब है, लेकिन अल्लाह ने उतना दिया जितना मैं उस ना उतना अहल था, ना मैं उतना डिजर्व करता था। पता नहीं आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने शोहरत भी इतनी दी, वकालत में मैंने इतनी शोहरत भी कमाई कि जो एमएलए वहां नहीं पहुंच पाता। एमएलए बनने का मकसद मेरा सिर्फ आप लोगों की खिदमत है। मैं चाहता हूं कि मैं निजाम को तब्दील करूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लगे कि जमहूरियत में जब हम वोट डालते हैं तो मुल्क के रिसोर्सेज पे, यानी मुल्क के जितने भी जराए हैं उन पर हमारा भी हक है। आपको भी महसूस हो कि वोट देकर जताकर हमने भेजा, हर गरीब आदमी तक उसका हिस्सा पहुंचा। गरीब आदमी का हिस्सा मतलब मेरा ये नहीं समझना कि मैं हर आदमी के घर आकर पैसे दूंगा, नहीं। कलाली के इलाका में तामीर और तरक्की का हिस्सा जो है, रोड है, आपकी माल की रोड है, कितना अरसा हो गया उसको, कितना अरसा हो गया आपको मांगते हुए माल वालों को, मिली बहुत अरसा हो गया। मुझे पता है आपके रिया वाली रोड एक इलाका है जो आज तक टच ही नहीं हो सका। चारों तरफ रोडें हैं मगर उस इलाके में रोड नहीं है। कि मेरा कहने का मकसद ये है कि पैसा आए, पैसा जमीन पर लगे। लोगों को इस दौर में भी हम बिजली ना दे सके, पानी ना दे सके। मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं लड़ूंगा कि आपको कम से कम 300 यूनिट बिजली, क्योंकि ये रखा है, अगर दिल्ली सरकार दे सकती है, अगर दिल्ली में यूनियन टेरिटरी अपने बंधु को 200 यूनिट फ्री दे सकती है, हम तो खुद बिजली तैयार करने वाले हैं। पानी हमारा, जमीन हमारी, रिसोर्सेज हमारे, और बेचते आप हो राजस्थान को, बेचते आप हो यूपी को, बिहार को, फिर हमको वापस बेचते हैं। क्यों? हम अपने लोगों को कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकते? मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो 70 साल से ऊपर हमारी माएँ हैं उनकी पेंशन बढ़ा के कम से कम 5000 की जाए, ताकि उनको अपनी दवाई, कपड़ा या अपनी खुराक खरीद के लिए अपने बच्चों के हाथों की तरफ न देखना पड़े। वो खुद कफील होकर जो बेहतर जिंदगी है वो गुजार सकें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप 25 तारीख को सब निकलोगे और एक तरफा वोट तकसीम नहीं करना। अगर तकसीम हुआ तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप सबको मेरी एक और गुजारिश है कि दुआ करो। आखिर फैसला अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह बेहतरी का फैसला करेगा। इंशाअल्लाह आपके हक में होगा। जो उम्मीद लग रही है इस वक्त, जो इलाके में, यानी हमारे 3 इलाके हैं, 3 खित्ते हैं, तरहाल है, थन्ना है और मंजाकोट है, जो लग रहा है कि फिलहाल शायद आप लोगों की दुआओं की वजह से हवा बेहतरी की तरफ है और आए दिन बेहतर होती जा रही है। आप दुआओं में याद रखना, बिलखुसूस
जो तहज्जुद ख्वान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि सुबह जब तहज्जुद के बाद बैठें तो दुआ करें इलाके के लिए, मेरे लिए खुसूसी, इस इलाके की बेहतरी के लिए दुआ करें। आखिर फैसले उसी में करने होते हैं। जैसा हाफिज खलील साहब ने कहा कि भाई पत्ता नहीं हिलता है तो नौकरी छोड़ना और जज की नौकरी छोड़ना उसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं छोड़ सकता। और मैं तसल्ली मुझे ये है कि हर चीज़ में बेहतरी है और इस मैंडेट ना मिलने में जो बेहतरी थी वो मुझे आज दिख रही है। शायद अगर मैंडेट मिलती तो मुझे इतना प्यार लोगों का ना मिलता, उसमें भी अल्लाह ने बेहतरी रखी है। अल्लाह करे 8 के बाद में फिर यहाँ आऊँ आपके पास इसी खुशी के साथ। अल्लाह करे कि जीतने के बाद में फिर आऊँ आपके पास और आपके साथ आराम से बैठूँ। आज क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमें 2 दिन बच गए हैं समझ लो कैंपेन के, और इलाका बहुत बड़ा है अभी। मैं इन्हीं अल्फाज से आपकी इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम।